चार अमीर देवरानियों ने गरीब बहू की प्रेगनेंसी में की केयर। वहाँ क्या प्यार मिलेगा, चमन का फूल खिलेगा, जिसे दिल ढूंढ रहा है, क्या वो दिलदार मिलेगा। ओहो, कौन सा प्यार और दिलदार चाहिए? बोल। अरे सोनल तू आना। अरे मैं तो बस ऐसे ही गाना गा रही थी अभी अपनी भाभी के घर आने की खुशी में। वैसे वरुण भाई की शादी के लिए तुझसे ज्यादा एक्साइटेड इस घर में कोई और नहीं है। और नहीं तो क्या, मैं नंद बन जाऊंगी पगली, मुझसे ज्यादा खुश और कोई थोड़ी ही होगा। अच्छा वो सब तो ठीक है, मुझे तू ये बता कि मेरा सूट कैसा लग रहा है। मैंने भाई की शादी के लिए अपने हाथों से ये सूट रेडी किया है। ला दिखा कि क्या बनाया है। वैसे अगर तूने बनाया है तो अच्छा ही होगा, ये तो तय है। सोनल के बोलने पर राखी ने उसे अपना सूट दिखाया, जिसको देखने के बाद सोनल बोली, क्या बात है राखी, ये तो वही सूट है ना जो तूने और मैंने देखा था। तूने ये बना भी लिया। मुझे भी ये सूट वैसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अरे हम हैं, हम तो सब कुछ बना ही लेते हैं, कलाकार है भाई मेरी सहेली तो। अच्छा वैसे ये तेरे हाथों में क्या है, मुझे दिखा। वरुण भाई की शादी के लिए मैंने भी इससे ड्रेस को बनाया है, बस तुझे दिखाने के लिए लाई थी कि ये अच्छा भी लग रहा है या फिर नहीं। अरे तो दिखा ना, अभी तक तूने दिखाया क्यों नहीं? अरे वाह, ये तो सच में बहुत प्यारा है, बिल्कुल अप्सराओं जैसा। तू ये पहनेगी, हम दोनों सच में बहुत प्यारे लगेंगे। अरे ओ ख्याली पुलाव की दुकान, चल अगर तेरे सूट पर तुरपाई हो गई हो तो यहाँ आकर मेरी कामों में मदद कर। दिख रहा है लड़के की माँ अकेली लगी हुई है, काम कर रही है, लेकिन ये नहीं हो रहा कि माँ की जरा सी मदद करवा दूं। क्यों सोनल बेटा? अरे आंटी जी ये तो है ही एक नंबर की कामचोर, सच्ची। इसे तो बस कामों से बचने का मौका चाहिए। यार सोनल, तू तो मेरी दोस्त है ना, फिर तू क्यों माँ का साथ दे रही है? राखी की बात सुनकर वहां बैठी उसकी सहेली और माँ दोनों मुस्कुराने लगी। राखी एक गरीब लड़की थी जिसके भाई की शादी होने वाली थी। राखी अपने भाई की शादी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो अपने लिए कपड़े सिल रही थी और अच्छी अच्छी बातों से उसने सारे घर का मन लगाया हुआ था। देखते ही देखते ऐसे ही दिन गुजर गए और अब वरुण की शादी हो चुकी थी। राखी की भाभी कामिनी घर के द्वार पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी हुई थी और राखी उसका गृह प्रवेश करवा रही थी। अरे वाह, मेरी भाभी आ गई, अब मैं घर में अकेले अकेले बोर नहीं होंगी। हाँ, अब तुझे अपनी तरह ही बोलने वाली एक भाभी भी मिल गई है राखी। चल बेटा, अब ज्यादा देर मत लगा, तेरी भाभी भी थक रही होगी, तू जल्दी से इसका गृह प्रवेश करा दे। जी बाबा, देखा भाभी, सभी को इस घर में आपकी कितनी परवाह है। आपको ऐसा फिक्र करने वाला ससुराल कहीं और नहीं मिलता। अरे हाँ नाना जी, मैं समझ गई। अब आप जल्दी से मेरा गृह प्रवेश करवाओ, मुझे अब उलझन सी आ रही है। ठीक है भाभी, माफ करना, हमने आपको इंतजार करवाया। कामिनी की बात सुनकर राखी को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने बस बात को आया गया सा कर दिया। राखी ने कामिनी का गृह प्रवेश करवाया, जिसके बाद कामिनी अपने कमरे में चली गई। आज कामिनी की पहली रसोई का दिन था, जिसमें उसने सभी के लिए खीर, पूरी और सब्जी बनाई। आप लोगों ने खीर, पूरी और सब्जी खा तो ली, लेकिन बताया नहीं कि ये बनी कैसी है। बहुत अच्छी है भाभी, सच में। चलो अच्छा हुआ तारीफ कर दी। सीरियल में देखा है कि कभी सास और ननद नई बहू की तारीफ नहीं करती हैं। हाँ, चलो अब मैं ना कुछ देर को सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। कामिनी ऐसे बोलकर बिना लिए अपने कमरे में चली गई। ये बर्ताव सभी घर वालों को थोड़ा, लेकिन फिर सभी ने इसे इग्नोर कर दिया। ऐसे अब कामिनी को अपने ससुराल आए एक हफ्ता हो चुका था। इस एक हफ्ते में कामिनी ने अपने पहली रसोई बनाने से अलग कोई और काम नहीं किया था, जिसकी वजह से आज राखी को गुस्सा आ गया और वो कामिनी से बोली, कामिनी भाभी, क्या करने को आई हो? क्या करने को आई हूँ? सुबह का वक्त है और मैं यहाँ नाश्ता लेने आई हूँ, सिंपल। हाँ तो भाभी, मैं भी तो वही बोल रही हूँ, आपको बस अपने खाने पीने की परवाह रहती है। क्या मतलब, क्या बोलना चाहती हो तुम मुझे? यही कि आपकी शादी को एक हफ्ता हो चुका है और आपने अभी तक एक सुई को इधर से उधर नहीं किया। आपके कमरे में से भी मुझे ही झाड़ू निकालनी पड़ती है। आप ये बताएं कि क्या ये बात अच्छी है? आप घर का कोई काम क्यों नहीं देखती हो? अरे मैं तो कुछ भी इस वजह से नहीं करती थी क्योंकि मैंने कभी अपने मायके में कुछ नहीं किया, कभी मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया और मुझे लगता था कि मुझे ससुराल भी परिवार जैसा मिला है, लेकिन मैं गलत थी। मेरे घर में तो मेरे लिए दिल में एक खेद रखा जाता है। हे भगवान, बस करो भाभी, कौन सी बहुएं ऐसी होती हैं जो घर का कोई काम ना करे और आपको लगता है कि ये अच्छी बात है घर में किसी भी काम को हाथ ना लगाना? तुम मुझसे लफड़े करना चाहती हो क्या? अगर चाहती हो तो बोल दो, तुम्हें फिर मैं अपने तरीके से ही देखूंगी। क्या देखेगी बहू तू? अभी इसकी माँ जिंदा है, तू ये मत भूलना।
चढ़ जाओ सभी, मेरे ही ऊपर चढ़ जाओ। सही बोलते हैं लोग कि बहू कभी अपने ससुराल में बेटी नहीं बन सकती है। आज तो मैं आप लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाने को सोच रही थी, लेकिन आप लोगों की मेरे बारे में ऐसी सोच है, ये जानकर अब मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा है। मैं जा रही हूँ। कामिनी ऐसे बोलकर अपने कमरे को चली गई। उसको देखने के बाद राखी बोली, सुबह से ना बर्तन दिखाई दिए हैं इस औरत को, और ना ही कुछ और कह दो तो बुरा मान लेती है। अब मुझे ही सारा घर का काम करना पड़ेगा। पहले मुझे लगा था कि भाभी आएंगी तो मेरा हाथ बटाने को, मेरा दिल लगाने को एक इंसान हो जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया। ये तो और एक इंसान मेरे ऊपर बोझ बन गया है। राखी को आज कामिनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कामिनी घर की बहू होते सोते भी घर का कोई काम नहीं देखती थी। वो बस सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती और सारा घर का काम बेचारी राखी ही किया करती थी। आज भी कामिनी लड़ाई के बहाने से अपने कमरे में ही रही और सफाई, झाड़ू, बर्तन और रसोई का सारा काम राखी को ही करना पड़ा। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और कामिनी गर्भवती हो चुकी थी। गर्भावस्था में कामिनी और भी ज्यादा कामचोर हो गई थी और अब उसके काम भी राखी को ही करने पड़ते थे। माँ, मैंने ड्राई फ्रूट वाली सेवई बनाई है, भाभी को बुला दो, अपने कमरे में खुद ही ले जाएंगी। बेटा, वो तो पहले ही किसी काम को नहीं सुनती है और अब तो वो और भी गर्भवती हो गई है तो और नहीं सुनेगी। तू एक काम कर, तू ही उसको ये सेवई कमरे में दे आ। माँ, देखने वाली बात यह है कि घर में एक बहू है, लेकिन फिर भी आपकी बेटी ही नौकरानी बनी रहती है। कोई नहीं, मैं दे आती हूँ। राखी मुंह बनाकर कामिनी के कमरे में उसको सेवई देने को गई, जहां कामिनी आराम से बेड पर लेटी हुई फोन में सीरियल देख रही थी। बहुत बढ़िया, और ऐसे ही इसको तो और भी जोर से मुक्का मारो। हाँ, ऐसे ही। भाभी, ये लो आपकी ड्राई फ्रूट वाली सेवई। हाँ, यही रख दो। और हाँ सुनो राखी, मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा? हाँ, ला दूंगी। इन्होंने मुझे क्या समझ लिया है? ये लो भाभी, पियो पानी। अच्छा भाभी, वैसे आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपकी इतनी सेवा कर रही हूँ प्रेगनेंसी में, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? और कौन सी बहुत खतरनाक सेवा कर रही हो तुम मेरी, बोलो। भाभी, दिन रात तो मैंने आपकी सेवा में एक किए हुए हैं। कम से कम मुझे इतना तो अधिकार दो कि जो बच्चा होगा मैं उसको नाम ही दे पाऊं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सोचा हुआ है, अगर लड़का हुआ तो उसका नाम मैं राजू रखूंगी और लड़की हुई तो रागिनी। समझ आया? और कौन सा तुम मेरी सेवा में दिन रात गुजार रही हो, बोलो। हाँ, अरे बस ये सेवई ही तो तुम मुझे बनाकर देती हो, और इसका सामान भी मेरे मायके से आया है। भाभी, सामान की क्या है, वो तो मायके से ले लो या दुकान से। इसको आपके लिए बनाती तो मैं ही हूं ना। अब कभी तो थोड़ा बहुत एहसान मान लिया करो ना। तुम्हें मुझसे अपने एहसान मनवाने? लेकिन किस लिए, क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं भाभी, और माफ करना मैंने जो आपसे ऐसी बातें बोली, अगर आपको कुछ बुरा लग गया हो तो। राखी ऐसे बोलते हुए अपने भाभी के कमरे से निकल आई। उसकी भाभी उसे कभी भी अच्छे जवाब नहीं देती थी। बेचारी राखी अपनी भाभी की सेवा में सूख कर कांटा हो गई थी। न उसे दिन का होश था, न ही रात का, लेकिन फिर भी कभी उसे कोई अच्छाई नहीं मिलती थी। अरे हाँ, मुझे नींद आ रही है, अभी कुछ भी मत बोलो ना। अरे राखी उठ, अरे उठ ना। हाँ भैया, बोलो क्या बात है? अरे क्या नशा करके सोई थी, जगाओ तो जाग ही नहीं रही थी। मैंने कितना जगाया। भैया, नशा नहीं, मेहनत बोलो। अच्छा बताओ, क्यों उठाया मुझे? तेरी भाभी का ना हलवा खाने का मन हो रहा है, जल्दी से हलवा बना दे। क्या इस वक्त मैं हलवा बनाऊं? भैया, अगर इतना ही दिल हो रहा है भाभी का तो बोलो खुद बना लो। अब फालतू मत बोल, चुपचाप बना दे। यही वजह होगी जो कामिनी तुझसे सही से पेश नहीं आती। जब तू ही अपना रवैया अच्छा नहीं रखेगी तो क्या कोई खाक तुझसे अच्छे से बोलेगा, बोल। हाँ भैया, ले लो भाभी की साइड। वैसे भी मेरा किया हुआ तो आपको कुछ भी दिखाई देगा ही नहीं ना। अरे चुपचाप हलवा बना दे, मुझसे बेकार की बातें मत कर, समझ आया? ठीक है, बना रही हूँ मैं हलवा। राखी ने अपनी नींद को कुर्बान करके अपनी भाभी के लिए हलवा बनाया। बेचारी राखी ऐसे ही दिन रात की मेहनत अपनी भाभी की प्रेगनेंसी में लगा रही थी, लेकिन कोई भी उसका एहसान मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजर गए और वो दिन भी आया जब कामिनी ने एक बेटी को जन्म दिया। सभी हॉस्पिटल में थे, कामिनी की माँ गंगा हॉस्पिटल आई हुई थी। ऐसे में अरे वाह, मैं बुआ बन गई। सच में आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। भाभी, इस बच्ची को आप सबसे पहले मेरी गोदी में दो। आखिर सबसे ज्यादा आपका ख्याल भी तो मैंने ही रखा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी बेटी को सबसे पहले मैं अपनी माँ की गोद में दूंगी। तुम्हें क्यों दूं? तुम क्या मेरी माँ हो? कामिनी ने ऐसे बोलकर अपनी बेटी को अपनी माँ की गोद में दे दिया। राखी बस उसे अदना सा देखती रह गई। कोई बात नहीं बेटा, तू अपनी भाभी की इस हरकत को फील मत करना। जिसको उसे अपनी बच्ची पहले देनी थी उसने दे दी, तू बाद में ले लेना। ठीक है माँ, मैं समझ गई। बेचारी राखी को काफी बुरा लगा था, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स बाहर की तरफ को जाहिर नहीं की।
कामिनी ने अपनी माँ के बाद अपने बाप को अपनी बेटी दी, जिसके बाद अपने सास और ससुर को उसने अपनी बेटी को दिया और अंत में उसे राखी ने गोद में लिया। कामिनी की प्रेगनेंसी का वक्त पूरा होते ही घर वालों ने राखी के लिए भी रिश्ता देखना अब शुरू कर दिया था। और माँ पापा देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, मुझे कोई मॉडर्न किटी पार्टी में जाने वाली और बिजनेस करने वाली लड़की अपनी लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरी होने वाली पत्नी घर को अच्छे से संभालना जानती हो, जो घर को लेकर चले, क्योंकि पैसे तो मैं कमा ही रहा हूँ, साथ ही सीधी सादी और सादगी वाली हो। मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो ज्यादा मॉडर्न हो। आप लोग समझ तो रहे हैं ना? तो बस मेरे लिए अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो तो ये क्वालिटी काफी है मुझे पसंद आने को। तो बेटा तुम्हें तुम्हारे परिवार से उलट बहू चाहिए। तुम्हारी तो माँ भी बिजनेस जानती है, मॉडर्न है और किटी पार्टी भी पसंद करती है। माँ बाबा आप दोनों मुझे गलत मत समझना, मैं बस चाहता हूँ कि मेरी पत्नी घरेलू और कुछ नहीं। मतलब कि तुम्हें बस ऐसी पत्नी चाहिए जो कुछ ना जानती हो। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना ऐसी लड़की बस तुम्हें किसी गरीब घर वाली ही मिलेगी, क्योंकि अमीर घर की लड़कियां तो सब कुछ करने का ड्रीम रखती हैं। ठीक है माँ, आप बस पंडित जी से मेरे मेल की लड़की को ढूंढने की बात कीजिए, बाकी वो अमीर हो या गरीब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुषार की बात सुनकर उसके माँ और बाप दोनों का मुंह बन गया। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने बेटे की बात को नहीं टाला और उन्होंने पंडित से कोई सादी सी लड़की ढूंढने की ही बात की, जिससे कि पंडित ने उन्हें राखी का ही पता बताया और राखी से तुषार का रिश्ता पक्का हो गया। तुषार लड़का था जिसकी इच्छा थी कि वो किसी गरीब घर की सीधी लड़की को अपनी दुल्हन बनाए, लेकिन तुषार के माँ बाप इसके इस फैसले में उसके साथ नहीं थे। देखते ही देखते दिन गुजर गए और वो दिन भी आया जब राखी अमीर घर की बहू बनकर अपने ससुराल को आई। माँ जी मैं ऐसे ही अंदर आ जाऊं क्या? मेरा मतलब आप मेरा गृह प्रवेश नहीं करवाओगी? क्यों, ये बेकार की रस्में जरूरी हैं क्या? क्या होता है ये गृह प्रवेश? बहू तुझे अपनी बूढ़ी सास दिखाई नहीं दे रही है क्या? हाँ, ये क्या क्या करेगी? एक अकेली औरत अब शादी का काम संभालिया, बाकी की रस्मों का। यूं ही अंदर आ जा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, अगर मैं कुछ गलत बोली हूं तो। मैं आती हूं अंदर। राखी ऐसे बोलकर बिना गृह प्रवेश ही अपने ससुराल वाले घर में आ गई। राखी के ससुराल में उसे सपोर्ट करने को कोई नहीं था। वो अकेली अपने ससुराल को संभालने लगी, लेकिन उसे उसकी सास और ससुर भी पसंद नहीं करते थे। राखी को बस उसका पति ही सपोर्ट करता था। ये लीजिए माँ जी, आपकी और बाबा की चाय। कहाँ रखूं? यहाँ मेरे सर पर रख दे। और कुछ बोलूं क्या? अकल नहीं है तेरे अंदर? यही टेबल है, इसी पर टिका दे। लेकिन नहीं, अकल के पीछे तो लाठी लेकर फिरना है तुझे। माफ कर दो माँ जी। अच्छा, क्या क्या काम हो गया घर का? माँ जी सफाई हो गई है, बर्तन भी साफ हो गए हैं और अब मैं खाना बनाने को जा रही थी। अच्छा, और कपड़े धुले कि नहीं? नहीं, कपड़े नहीं धोए। लो कर लो बात, अभी तक कपड़े ही नहीं धोए। वाह बहू वाह, वैसे बहुत ही अच्छे से संभाल रही है तू, घर को मानना पड़ेगा। जाती हूँ माँ जी। कपड़े धो और फिर बाजार से भी सामान लेकर आना, समझ आया? ये नहीं कि तू काला अक्षर भैंस बराबर बस घर में ही पड़ी रहे। अरे अब जा भी क्या यहीं रहेगी? जो बोला है वो कर। जी हाँ बाबा, जा रही हूँ। राखी बेचारी कभी भी किसी से शिकायत नहीं करती थी, लेकिन वो अंदर से अपने ससुराल में भी खुश नहीं थी। ऐसे ही थोड़े दिन और बीते और अब राखी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसकी प्रेगनेंसी में भी कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। वो सारे काम खुद ही संभालती थी। हाँ भैया, 1 किलो पनीर भी दे दो। करता हूँ बहन। अरे बहना, अपने साथ किसी को ले आती, इतना वजन आप लेकर जाओगी? 1 किलो, अभी इसमें पनीर भी बढ़ जाएगा। अरे नहीं भैया, मैं ले जाऊंगी। अरे नहीं। अरे आप झुकिएगा नहीं, मैं उठा लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए। दुकानदार की इंसानियत देखकर राखी को काफी अच्छा लगा और वो खुशी खुशी अपने ससुराल को सामान लेकर लौटने लगी। कोई कोई लोग तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन पता नहीं बस गैर ही क्यों अच्छे होते हैं। मेरे परिवार में तो किसी को भी मेरी कोई परवाह ही नहीं है, फिर चाहे मैं जीऊं या फिर मरूं। मेरी प्रेगनेंसी में भी सभी मुझसे कितना काम करवाते हैं। राखी बेचारी ऐसे ही खुद से ही अपनी बातों को शेयर करते हुए अपने ससुराल आ गई, जहां उसे आते ही रसोई में सभी के लिए खाना बनाना पड़ा। और मैंने सभी के लिए खाना बनाकर उनका तो पेट भरवा दिया, लेकिन मेरा तो ये खाने का दिल ही नहीं कर रहा है। काश कि कोई मुझे बढ़िया चाट बना कर देता, मेरा तो चाट खाने का मन है। लेकिन यहाँ कौन तुझे चाट वाट बना कर देगा राखी? वो तो तू ही थी जिसने अपनी रातों की नींदें कुर्बान कर करके अपनी भाभी की प्रेगनेंसी में सेवा की थी। मेरी सेवा यहाँ कौन करेगा? हाँ भाभी बोलो। मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मैंने आज रात को खाना नहीं खाया, तो मेरे लिए कुछ चटपटा बना दो ना। बताओ क्या खाओगी? मुझे दही वाली पपड़ी खानी है, बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। मैंने तो अपना हक अदा कर दिया, लेकिन मेरी भाभी ऐसी नहीं है कि वो यहाँ थोड़ी मेरी सेवा को आ जाए।
हाँ, मुझे तो बहुत थकान हो रही है। बेचारी राखी ऐसे ही थकी थकी से रहती थी। आज भी वो बिना कुछ खाई सो गई, लेकिन उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं थी। ऐसे ही 9 महीनों का वक्त पूरा हुआ और वो दिन भी आया जब राखी को एक बेटी हुई। टेंशन और लोड में टाइम काटने की वजह से राखी की बच्ची जरा भी स्वस्थ नहीं थी और कोई उसके लिए खुश भी नहीं था। सुनिए तुषार जी, माँ जी और देवर जी, कोई भी यहाँ नहीं है। नहीं राखी, कोई भी नहीं आया है। चलो मैं माँ को वीडियो कॉल करता हूँ। हेलो माँ। हेलो बेटा, बहू को लड़की हुई है, क्यों है ना? मुझे तो ये गरीब मेरे घर का वारिस भी नहीं दे पाई। माँ इस तरह की बातें मत करो। अच्छा, अपनी पोती को देखोगी नहीं आप? लो अपनी बहू से बात कर लो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं देखना, ना तेरी बेटी को और ना ही तेरी पत्नी को। मुझे एक पोता चाहिए था, पोती नहीं। शारदा ने ऐसे बोलकर फोन को काट दिया। राखी को उसके ऐसे बर्ताव से बहुत ज्यादा दुख पहुंचा, लेकिन वो बेचारी कुछ बोली नहीं। ऐसे ही सिलसिला जारी था, न राखी से और न ही उसकी बेटी से। घर में कोई भी प्यार नहीं करता था और ऐसे ही चलते चलते अब 4 साल बीत चुके थे। इन 4 सालों में अब राखी फिर से गर्भवती हो चुकी थी और आज उसके 4 देवरों की शादी भी होकर निपटी थी। राखी की 4 देवरानियां उसकी सास की पसंद की और अमीर घरों की लड़कियां थी और उसकी 4 देवरानियों का अभी गृह प्रवेश हो रहा था। राखी ने उन सभी की आरती की और फिर उसने उनके आगे कलश रख दिए। चलो, अब तुम इस कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाओ। राखी ने गर्भवती होते हुए भी अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाला। उसकी देवरानियां घर के अंदर आ गईं, जिसके बाद सारे घर को समेटने के बाद ही राखी अपने कमरे में गई। अब राखी की देवरानियों को घर में आए हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। उनकी सभी रस्में भी पूरी हो चुकी थी और ऐसी आज के दिन राखी रसोई में अकेले बर्तन धो रही थी। हे भगवान, चलो अच्छा है, ये बर्तन तो बस धुलने को ही आ रहे हैं। मुझे खाना बनाना और रसोई को समेटकर कपड़े भी धोने हैं। अब तो मेरी देवरानियां भी आ चुकी हैं, लेकिन मैं उनसे किसी भी काम को बोल नहीं सकती क्योंकि वो भी माँ जी की तरह ही अमीर घरों से हैं। मैं उनसे किसी काम को नहीं बोल सकती हूँ, बेकार घर में कलेश हो। क्यों होगी घर में कलेश भाभी? आप हमारी जेठानी हो, गर्भवती हो, अगर आप हमसे किसी काम को कहेंगी तो हम क्या आपसे लड़ाई करेंगे? बोलिए। अरे नहीं नहीं, वो भाभी चलो जाओ, बहुत कर लिया आपने काम। और 1 हफ्ते इस घर के तौर तरीके देखकर हम भी समझ गए हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए। हम बहुएं, आपकी देवरानियां सारे काम कर लेंगी। अब आप जाओ और आराम से जाकर बैठ जाओ। अरे हाँ जाओ भाभी, आपकी रानी स्कूल से आती होगी, आप उसको संभाल लेना, हम यहाँ हैं। राखी को पहली बार किसी को अपने साथ होने का एहसास हुआ था। वो खुशी खुशी रसोई से आ गई और उसकी देवरानियां रसोई के कामों को देखने लगी। ऐसे ही अभी राखी आराम ही कर रही थी कि पीछे से शारदा आई और बोली, ओहो, घर में बहुएं आई नहीं और महारानी ने आराम फरमाना भी शुरू कर दिया। चल खड़ी हो और घर के काम देख। क्यों माँ जी, जब हम काम कर रहे हैं तो भाभी को क्या जरूरत है परेशान होने की? वैसे भी उनकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना है, अब तो उन्हें आराम की जरूरत है ना। माँ जी, हमने सारा काम कर दिया है तो अब आप भाभी से मत बोलो। भाभी अब तो आप फ्री हो ना? हाँ, तुमने ही सब कर दिया तो अब तो मैं फ्री ही हो गई। बहुत अच्छी भाभी, तो आप हमारे कमरे में आ जाओ, हम आपकी थोड़ी सी सेल्फ केयर करेंगे। अरे इस पुतले पर तुम जाया मत करो, मेरी बात को मानो। माँ जी, ये हमारा खाली वक्त है तो हम इसको तो जाया कर ही सकते हैं। आओ भाभी। चारों देवरानियां खींचकर राखी को अपने कमरे में ले गईं, जहां राखी को उन्होंने लिटाया और वो उसकी स्किन केयर करने लगी। भाभी चलो ऊपर की तरफ को देखो, अब मैं आपको आई क्रीम लगाऊंगी। आई क्रीम, ये क्या है? इससे आपकी आंखों के नीचे के काले घेरे खत्म हो जाएंगे। चलो अब लगवाओ। चारों बहुएं ऐसे ही अभी राखी की केयर ही कर रही थी कि तभी उन सभी के पति काम पर से आ गए। दिशा, दिशा कहाँ हो? अरे खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है। अरे आ जाओ भाई, भूख लगी है। अरे दिशा, किरण देखो, देवर जी आ गए, मुझे जाने दो, मुझे उन्हें खाना खिलवाना है। अरे भाभी रिलैक्स, हम हैं यहाँ, हम उनको खाना खिलवा देंगे। अरे याद आया, हमारे पति 3-4 महीने विदेश भी तो जाने वाले हैं, तो उनका बैग वगैरह भी तो हमें ही पैक करना पड़ेगा। ज्योति की बात सुनकर सभी बहुओं को ध्यान आया। उन्होंने राखी को कमरे में ही आराम करने को बोला और वो खुद चारों अपने पतियों को खाना खिलाने को चली गई। अरे किरण, तुमने कल की मेरी पैकिंग कर दिया नहीं? और मेरा ज्योति? आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपके बैग्स को वक्त रहते ही पैक कर देंगे, कल आपकी फ्लाइट को देरी नहीं होगी। सभी देवरानियों ने अपने अपने पतियों की टेंशन को हल्का कर दिया। ऐसे ही अब कई दिन गुजर चुके थे। 5 बहुओं के पति भी विदेश में थे और आज के दिन 5 देवरानी जेठानी बैठी हुई साथ साथ अंताक्षरी खेल रही थी। भाभी चलो, अब आपकी बारी है, अब आप गाओ पासे। पासे भी गाने होते हैं?
मुझे तो अब कुछ याद भी नहीं आ रहा है। अरे हाँ, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। अरे अचानक से मेरा मन केक खाने का हो रहा है। आपको केक खाना है? अभी रुको, मैं बस 2 मिनट में गई और केक बनाकर लाई। अरे नहीं नहीं, तुम लोग परेशान मत हो, मुझे केक वेक नहीं खाना। अरे मैं 1 मिनट में गई और 5 मिनट में आई। अच्छा मेरा इंतजार करना, चलती हूँ। दिशा ऐसे बोलकर देर रात को राखी के लिए केक बनाने को चली गई। उसके साथ बाकी देवरानियां भी चली गई और राखी के साथ बस ज्योति थी। ज्योति, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, तुम्हारी जेठानी। कल तक कोई मेरे बारे में सोचता तक नहीं था। मेरा तो दिल बहुत ज्यादा केक का हो रहा है, लेकिन अब तो कहीं भी केक नहीं मिलेगा और मेरे लिए तो कोई बनाएगा भी नहीं। सो जाती हूँ। पहले तो मैं हर चीज को तरसती रहती थी और अब देखो मेरे पास सब है। एक तरफ राखी ऐसे सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, अरे बहुओं, ये तुम इस वक्त आधी रात को रसोई में क्या बना रही हो? अभी तो तुम फटे हुए स्पीकर की तरह बज रही थी और अब रसोई में खटपट। उस गरीब जादी को महारानी मत बनाओ। माँ जी, हम जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो। अरे वाह, केक बन गया। चलिए माँ जी, आप फिर कभी भाषण दे देना। दोनों बहुएं ऐसे बोलकर शारदा के पास से आ गईं और पांचों बहुओं ने मिलकर केक को एंजॉय किया। ऐसे ही आज के दिन पांचों बहुएं राखी को बेटर फील करवाने को बाहर घूमने लेकर निकली हुई थी। भाभी, काफी वॉक हो गए, अब थोड़ी सी शॉपिंग कर लें। अरे आइडिया, आज कमरे में नाइट आउट करना कैसा रहेगा? वो क्या होता है आपको नहीं पता भाभी? नाइट आउट में सब लड़कियां सारी रात पार्टी करती हैं। चलो आज हम लोग भी पीजे पार्टी नाइट आउट करेंगे। ऐसे बोलकर चारों देवरानियां राखी को मॉल ले गईं, जहां से उन्होंने उसे शॉर्ट्स वाला पीजे दिलवाया और फिर वो अपने घर को आने लगी कि तभी उन्हें रास्ते में अपनी पड़ोसन मिली। और शारदा की बहुओं कहाँ से आ रही हो? वैसे इस गरीब को खूब सर चढ़ाया हुआ तुमने। हाँ, वैसे ही जैसे आपकी अमीर बहू ने आपको चढ़ाया हुआ है। दिशा की बात सुनकर हेमा कुछ नहीं बोल पाई। चारों बहुएं ऐसे ही अपनी जेठानी की ढाल बनकर खड़ी रहती थी। ऐसी रात हो गई और रात को बहुओं को नाइट आउट शुरू हुआ, जिसमें सभी बहुओं ने शॉर्ट्स वाले नाइट सूट पहने। राखी उसे पहनकर काफी शर्मा रही थी। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनी हूँ। अरे आ जाओ भाभी, यहाँ ना हम लड़की लड़की ही तो हैं। चलो पार्टी शुरू करते हैं। दीप बोलकर सभी बहुओं ने एक दूसरे के साथ पिलो फाइट शुरू की और बहुत मस्ती करने लगी। उनकी आवाजें शारदा के कानों में भी पड़ रही थी, जिनको सुनकर शारदा का मूड खराब हो गया। देखो तो जरा कैसे हंस रही, उस गरीब जादी को ज्यादा चढ़ा रखा है। शारदा को राखी की हंसती हुई आवाजें भी बुरी लग रही थी। सारी रात बहुओं ने मजे किया और शारदा का मुंह बना रहा। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और अब राखी की डिलीवरी का वक्त आ चुका था। सभी लोग हॉस्पिटल में थे। पांचों बहुओं के पति भी विदेश से लौट गए थे और सभी हॉस्पिटल में डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। मेरा तो यहाँ आने का इरादा ही नहीं था। बेवजह सुबह से मुझे यहाँ बुलाया हुआ है। पता नहीं, वैसे वो गरीब जाती कभी मुझे खुश तो कर नहीं सकती। पता नहीं डॉक्टर अंदर से क्या खबर लाएंगे। अरे बधाई हो, आपकी बहू को लड़का हुआ है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है, तो आप लोग चिंता मत करो। जाइए, आप उनसे अंदर जाकर मिल सकते हैं। शारदा डॉक्टर की बात को सुनकर हैरान रह गई। सभी लोग खुशी खुशी अंदर गए तो राखी अपने गोद में बच्चे को लिए हुए बैठी थी। अरे राखी, बधाई हो, हमें बेटा हुआ है। माँ जी, ये लीजिए, अपने पोते को आप गोद में उठाइए। ले लो माँ जी, आपका ही पोता है। आपने ही तो भाभी को बहू नहीं माना, लेकिन भाभी ने तो आपको माँ माना है ना। माँ जी, अब तो आपको पोता भी मिल गया है, वो भी आपकी सबसे नापसंद बहू से। अब तो आप भाभी को अपना लो ना। दिशा की बातों पर शारदा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा साफ साफ नजर आ रहा था। गहराई नन्हे मेहमान ने सभी के दिलों को पिघला दिया था। बस फिर क्या था, उसी दिन से शारदा, दिनेश और सभी घर वालों का राखी के साथ रवैया बदल गया। अब सभी राखी से भी अच्छे से बोलते थे, जिससे कि अब राखी भी खुश रहती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।